नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले हिंदुस्तानियों को मिले एक बड़े सौगात की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की एक बड़ी मुराद पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा उधमपुर रेलवे सेवा का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर कटरा स्टेशन से पहली ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस को रवाना कर दिया। ट्रेन को श्री शक्ति एक्सप्रेस के रूप में जाना जाए, ताकि माता वैष्णो देवी के चरणों में हम जा रहे हैं, इसकी अनुभूति यात्रियों को लगातार होती रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर रहे थे, तो ट्रेन में बैठे यात्री तिरंगा लहराकर पीएम का अभिवादन कर रहे थे। ट्रेन में बैठे लोगों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज था, जिसे वो खिड़की से बाहर लहरा रहे थे। कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रेन का मुआयना भी किया। वो ट्रेन के अंदर गए और बोगियों में घूम घूम कर जायजा भी लिया। यात्रियों से भी वो मिले। प्रधानमंत्री ने कटरा रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। पहले वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन से या तो जम्मू स्टेशन उतरना होता था या फिर उधमपुर, और फिर जम्मू या उधमपुर से श्रद्धालुओं को गाड़ी से सड़क के रास्ते कटरा तक पहुंचना पड़ता था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा और रमजान जैसे पवित्र माहौल में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को ट्रेन सेवा की सौगात मिली। अमरनाथ यात्रा चल रही है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। माता वैष्णो देवी के चरणों में भारत भर से उसके भक्तों चल रही है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। माता वैष्णो देवी के चरणों में भारत भर से उसके भक्तों को लाने की सुविधा प्रदान करने का एक मंगल प्रारंभ हो रहा है। पीएम ने कहा कि नई ट्रेन की ये सौगात सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सुविधा नहीं है, और नहीं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को भेंट है, ये भेंट पूरे हिंदुस्तान को है, 125 करोड़ देशवासियों को है। कटरा जम्मू के बीच फिलहाल 3 लोकल ट्रेनें चलेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि देश भर से 6 ट्रेनें डायरेक्ट कटरा तक पहुंचेंगी। जो ट्रेनें जम्मू तक आती थी, उनका भी कटरा तक विस्तार होगा। भारत के विभिन्न राज्यों से कटरा तक 6 जोड़ी रेलगाड़ियां तुरंत चलाई जाएगी, यानी उसका विस्तार और जगह पे भी किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था उसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने बनिहाल तक ट्रेन सेवा शुरू करने की बात भी कही। जम्मू कश्मीर को रेल से जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुभारंभ किया है, उसको हमें और आगे बढ़ाना है, और आने वाले दिनों में बनिहाल तक जाने की जो व्यवस्था है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही देश की विकास यात्रा की भी शुरुआत कर रहा हूं। मैंने चुनाव अभियान की शुरुआत भी माता वैष्णो देवी के चरणों में आकर की थी। और जब मैं चुनाव अभियान प्रारंभ किया था, तब भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेकर के किया था, और आज विकास यात्रा का आरंभ कर रहा हूं, जो भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ कर रहा हूं। कटरा रेलवे रूट शुरू के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को डर है कि कटरा तक ट्रेन जाने से कहीं उनका बुरा हाल न हो जाए। जो हाल पठानकोट का हुआ था जब रेल जम्मू तक पहुंची, अब जम्मू के लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू का हाल वही हो जो पठानकोट का हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस चिंता का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। मोदी ने कहा कि कटरा का विकास होगा तो न सिर्फ जम्मू बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को इससे फायदा होगा। मैं अनुभव से कह सकता हूं कि जम्मू के विकास को कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। जो सीधा कटरा आएगा
वो जम्मू गए बिना जाएगा नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं। कटरा से उधमपुर स्टेशन तक की दूरी 25 किलोमीटर की है और यह सफर आधे घंटे में पूरा होगा। कटरा से उधमपुर के बीच 7 सुरंगें और 30 छोटे बड़े पुल हैं। इस रेलवे लिंक के बीच चक्राखवाल नाम का एक छोटा स्टेशन भी है। कटरा से उधमपुर तक का लिंक पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट था। इस रेलवे लाइन को तैयार करने में 18 साल का लंबा वक्त लगा और इस मेगा रेलवे प्रोजेक्ट में 1132 करोड़ रुपए की लागत आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही कटरा स्टेशन की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी पड़ताल की। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने चप्पे चप्पे की छानबीन की। पीएम के कश्मीर दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। आईबी के अलर्ट के बाद दुकान बाजारों को बंद रखा गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से पहले पाकिस्तान ने फिर विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इंकार करते हुए इसे विवादित क्षेत्र कह दिया है। मुंबई हमलों का गुनहगार और जमात उद दावा का आतंकी हाफिज सईद एक बार फिर से बॉर्डर के नजदीक देखा गया है। हाफिज के कच्छ बॉर्डर के पास मीठी गांव में होने की तस्वीरें सामने आई। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हाफिज सईद की ये तस्वीरें कुछ समय पहले की हैं। पाक सीमा में 17 किलोमीटर अंदर हिंदू बहुल इलाके में हाफिज पहुंचा था और लोगों को उसने उपहार भी बांटे थे। लश्कर तैयबा के एरिया कमांडर करीम अंसारी ने पंजाब और राजस्थान में खून खराबे की धमकी दी है। फिरोजपुर रेल डिवीजन के मैनेजर को भेजी चिट्ठी में लश्कर ने रेलवे स्टेशनों और मंदिरों को निशाना बनाने की धमकी दी। इराक में आईएसआईएस के कब्जे में फंसी भारत की सभी 46 नर्सों के परिवार वालों के लिए राहत की खबर है। आतंकियों ने सभी नर्सों को छोड़ दिया है और जल्द ही वो अपने देश लौट पाएंगी। रेड क्रॉस ने भारतीय नर्सों की रिहाई की पुष्टि की है। इससे पहले नर्सों ने अपने परिवार वालों को संपर्क कर बताया कि उन्हें इरबिल एयरपोर्ट जाने को कहा गया था। इरबिल एयरपोर्ट मोसुल से थोड़ी दूरी पर है। ऐसे में अब इन भारतीय नर्सों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो चुका है। नर्सों के इरबिल एयरपोर्ट भेजे जाने की खबर की केरल के सीएम ओमान चांडी के दफ्तर ने भी पुष्टि की है। ओमान चांडी ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से इसी सिलसिले में मुलाकात भी की। खबर है कि नर्सों को भारत लाने के लिए विमान तैयार रखे गए हैं। इलाहाबाद का एक परिवार इराक में दहशतगर्दी के माहौल के बीच सुरक्षित अपने घर लौट आया है। परिवार के तीनों लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे। तीनों के मुताबिक जो इराक में उन्होंने देखा उसे वो पूरी जिंदगी भूल नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अब तक तय करेगी कि दिल्ली विधानसभा भंग की जाए या नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की विधानसभा भंग करने की अर्जी पर सुनवाई के बाद जज ने यह फैसला सुनाया। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से कहा गया कि अभी दिल्ली में चुनाव का सही वक्त नहीं है और उपराज्यपाल के निर्णय का हमें इंतजार करना चाहिए। उधर बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली विधानसभा भंग करने का विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि हम उपराज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। साफ है कि बीजेपी चुनाव की जगह सरकार बनाने के पक्ष में है। इससे पहले कल केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की। केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार बनाने की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं और अब चुनाव ही एकमात्र रास्ता बचा है। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के 25 विधायक भी कल राष्ट्रपति से मिले। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और पैसे के लालच में नहीं आने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी शिवसेना गठबंधन को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूटने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर शिवसेना से गठबंधन तोड़ने की मांग उठने लगी है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेता मधु चव्हाण ने ये मांग उठाई। हालांकि उनकी मांग को पार्टी के बाकी नेताओं ने खारिज कर दिया। गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वो अपने दोस्तों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हमने पूरे 288 जो मतदार संघ है वहां के हमारे कैडर को काम पे लगने को कहा है। तो मुझे लगता है इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे जो दोस्त हैं उनको लेकर ही हम लड़ने वाले हैं, ये स्पष्ट है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पशुपेश की स्थिति है। जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी, सीएम पद के लिए उसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। गठबंधन को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने सफाई दी है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में कोई दरार नहीं। उद्धव ठाकरे और राजनाथ के बहुत अच्छे संबंध हैं।
बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि गठबंधन दोनों की मजबूरी है, महाराष्ट्र में जितना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। न बीजेपी न शिवसेना इस हैसियत में है कि अलग चुनाव लड़े, उनकी मजबूरी है, इसलिए वो साथ में रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इतना आसान नहीं कि जिस तरह से लोग सोच रहे हैं। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने का एक प्रयास कर रही है। मुरादाबाद में महापंचायत में जा रहे बीजेपी विधायक संगीत सोम को हिरासत में ले लिया गया है। मंदिर में लाउडस्पीकर विवाद पर काठ में महापंचायत थी, जहां जाते वक्त सोम को पुलिस ने रोक लिया। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि मुरादाबाद पुलिस अन्याय कर रही है और लोगों का लोकतांत्रिक हक छीनने में लगी हुई है। जनता की भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही है, तो ये गलत कर रही है और पहले इस तरीके की कई बार कर चुकी है। और मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात लोकतंत्र में रख नहीं सकते। मुरादाबाद के काठ में महापंचायत में पहुंचने से पहले अमरोहा से बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर को भी हिरासत में ले लिया गया। साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को भी पुलिस ने महापंचायत में जाने से रोक दिया। मुरादाबाद के कांठ में भारी संख्या में बीजेपी समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उधर मुरादाबाद के काठ में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इलाके में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और यहां नेताओं को आने से रोक रही है। जो भी नेता यहां आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय गैर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में 250 रुपए का इजाफा करने की तैयारी में है। मंत्रालय जल्द ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखने वाला है। इसके साथ ही केरोसिन तेल 4 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जमाखोरों पर लगाम लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी के चलते जुलाई से दिसंबर के बीच कई चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जुलाई से दिसंबर तक का हर वर्ष की अवधि होती है, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। जो लोग जमाखोरी करते हैं कि बाद में थोड़ा महंगी बिकेगी, उसको जमाखोरी करके इकट्ठा कर लेते हैं। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश में अनाज का भारी भंडार है। पासवान ने भी माना कि जमाखोरी के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने जमाखोरों पर लगाम के लिए कानून बनाने की बात कही। उसका जो जब हमारे पास में सफिशिएंट स्टॉक है, गोदाम हमारे पास में सफिशिएंट क्या कहते हैं कि सामग्री है, उसके बाद दाम क्यों बढ़ रहा है? उसका जो मेन हमारे समझ से जो है वो है जमाखोरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद एडमिशन शुरू हो चुके हैं। दूसरी कट ऑफ लिस्ट में 10% की कमी की गई है। अंबेडकर कॉलेज ने हिंदी पत्रकारिता में 6% की कमी की है, जहां कट ऑफ 95 से घटाकर 89% हो गया है। हंसराज कॉलेज में सभी कोर्सेज में सीटें खाली हैं। यहां बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 99%, इकोनॉमिक्स की 97.75 और इंग्लिश की कट ऑफ 96.5 रखी गई है। एसआरसीसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स की सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन बीकॉम में मौके बचे हैं। बीकॉम की कट ऑफ में 0.25% की गिरावट हुई है। भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने व्यापम घोटाले पर शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सत्यदेव कटारे की अगुवाई में विधायकों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को खुद कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं तो उनके आधिकारिक आवास में 31 एसी लगे हुए थे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की जरूरतों के मुताबिक उनके बंगले में इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन पर 16,81,000 रुपए खर्च हुए थे। मोदी सरकार जल्द ही एक बड़े फैसले के तहत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट कर्मचारियों जितनी सैलरी दिलाने के लिए कानून में संशोधन कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सरकार कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में संशोधन लाने पर विचार कर रही है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि लेबर मंत्रालय ने मौजूदा कानून में नए सेक्शन जोड़ने का सुझाव दिया है। सुझाव में एक ही काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और परमानेंट वर्कर्स को समान वेतन मिलने के अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलने की बात कही गई है। अखबार के मुताबिक ये बात लेबर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले हफ्ते कई राज्यों के लेबर मिनिस्टर्स की मीटिंग में कही। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं। इनकम टैक्स पर विभाग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पूछा है कि इनकम टैक्स के बकाये पर कंपनी ने क्या एक्शन लिया या कंपनी क्या एक्शन लेने वाली है, वो 3 हफ्ते में बताया जाए। आईटी ने कोर्ट में ये भी कहा कि सहारा ने 22,000 करोड़ इकट्ठा करने के स्रोत नहीं बताए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। दरअसल सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान के बाद से ही जांच की मांग हुई है। उधर सुनंदा पुष्कर की हत्या किए जाने का दावा करते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और सीबीआई जांच की मांग की है। प्रीति नेस विवाद में मुंबई पुलिस ने पंजाब किंग्स 11 की हॉस्पिटैलिटी हेड तारा शर्मा का बयान दर्ज किया। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो चुकी है। पिछले शनिवार को पुरूर में निर्माणाधीन इमारत गिर गई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने पोरूर इमारत हादसे की जांच के लिए रिटायर्ड जज आर रघुपति की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। एक्टर जिया खान की मौत की जांच सीबीआई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस केस की जांच करने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मानसून ने दस्तक दी और कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। दिल्ली के महिपालपुर इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां झमाझम बारिश हो रही है। आसमान में इस कदर बादल छाए थे कि लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके सड़क पर उतरना पड़ा। सूरत में गन्ना किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ मानसून की देरी तो दूसरी तरफ सिंचाई विभाग ने उकाई डैम से पानी सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। पंजाब के बठिंडा में होलसेल कपड़ा मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग से दुकानदारों को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। यूपी के हादसा में एक पावर लूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इंदौर में मल्टीप्लेक्स टॉकीज वेलोसिटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भीषण आग टॉकीज के एक हिस्से में लगी और उसे जलाकर खाक कर दिया। इंदौर के नसिया रोड इलाके में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली के करावल नगर में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लूटपाट भी की गई। 33 साल की रीना अपनी बुआ के घर रहती थी। वारदात से पहले उसके पति और देवर मिलने आए थे। रीना का अपने पति से मनमुटाव चल रहा था। आरोप है कि दोनों ने चाकू से रीना का गला काट दिया और फरार हो गए। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक शख्स को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अपनी पत्नी उषा की हत्या के बाद हरिराम यादव नाम के शख्स ने उसे पंखे से लटका दिया। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नियमों की अनदेखी करके एक शिक्षक की नियुक्ति का मामला सामने आया है। एमपी के जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के शामली में लोग ब्लडमैन के आतंक से परेशान हैं। ये ब्लडमैन अब तक करीब 18 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। कानपुर देहात में एक लड़की ने अपने ही पिता पर रेप की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यूपी के बिजनौर में पंचायत ने युवाओं के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगाने का तुगलकी फरमान सुनाया। इसके लिए युवाओं के प्यार में पड़कर घर से फरार होने की घटनाओं का हवाला दिया गया। इस पंचायत ने यह भी फरमान सुनाया कि अब केवल शादीशुदा युवा बाहर पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्र और नौकरीशुदा युवाओं को ही मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। मुंबई के कल्याण में कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची के मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूली बच्चों ने इस नवजात को कूड़ेदान में देखा तो शोर मचा। एमपी के खंडवा में 83 साल की एक बुजुर्ग महिला इंसाफ की आस में दर दर भटक रही है। दरअसल महिला को उसके ही बेटे ने घर से निकाल दिया है।